प्रणाम आशीष जी। आज ओके। सभी सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणाम। और आज फिर से हम आशीष पुनिया जी के साथ बैठे हुए हैं और अगेन वही हो रहा है कि होस्ट अभी मैं कर रहा हूँ लेकिन होस्ट वो करेंगे क्योंकि उनके चैनल पे कुछ प्रॉब्लम है। अभी उनका चैनल ब्लॉक है क्योंकि पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई थी और वो हमने सेशन शेयर किया था तो आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया और उसके उसमें जो क्वेश्चंस थे लोगों को पसंद आए। और उससे क्या हुआ कि एक्चुअली हमारा काम है आपको अवेयर करना। तो इसलिए मैंने आशीष जी से दोबारा समय लिया। मतलब ये उल्टा हो रहा है मैं उनसे समय ले रहा हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए क्योंकि मैं जो कुछ बताना चाहता हूँ मैक्सिमम मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब आप मुझसे क्या निकाल सकते हैं वो डिपेंड करता है आप क्वेश्चन क्या पूछते हैं। तो और भी कोई यदि है किसी के राइट। ग्रुप हैं जो ऑलरेडी अपने चैनल चला रहे हैं मैं उनको इनवाइट करता हूँ। अगर वो मुझसे कुछ भी क्वेश्चन आंसर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो और फिर से तीसरी बार मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि पिछले सेशन में आशीष जी के साथ मुंह से कुछ अनायास गालियां जैसी निकल गई थी जो नहीं होना चाहिए था। इस बार मेक श्योर वो नहीं होगा। तो क्या लो आशीष। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, नॉर्मल निकल हाँ ही जाती है नहीं, आपस में बात करते हुए। मैं पहले तो बहुत गाली देता था आशीष जी लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। और जब मैंने वो सेशन दोबारा सुना तो मुझे खुद पे आश्चर्य हुआ कि तूने दे कैसे दी है गालियां। पहले तो उससे भी भारी भारी देता था राइट। मैं। तो वो तो बहुत हल्की फुल्की सी थी। तो पता नहीं मैं हाँ इतना हाँ। कैजुअल हो गया पता नहीं किस मूड में था तो मुझे खुद से बुरा लगा कि उसमें क्यों हो रहा है। एक मिनट जरा मेरा एक कॉल हो रहा है। एक सेकंड के लिए हो इसे बंद कर दूंगा। हम्म। हाँ जी सर। तो ओवर टू यू आशीष जी। आप ओके जो सर। भी आप पूछना चाहें आज के पूछ। दिन आज के दिन जैसा आपको लगता है अभी एक तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिगनिंग शो करी जा रही है कि भाई हाँ, हो गया है स्टार्ट, रशिया यूक्रेन से स्टार्ट हुआ है, मे बी क्या हो। तो आपको इसका क्या एंगल लगता है सर, आपको इसके पीछे? क्योंकि मीडिया जो चीज दिखा रही है वो ये लोग चाहते थे कि हाँ इस तरीके से दिखाएं और इस तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये यूएस का सबसे ज्यादा रोल है इसके अंदर। और दिस विल अल्टीमेटली लीड टू फूड शॉर्टेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्राइसेस विल गो अप, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं। और यूक्रेन तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो एक बलि का बकरा है जिसको बीच में डाल के यूएस ने सारा का सारा गेम रचा है। यूएस चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से रशिया के आसपास सारे के सारे बेस बना दूं जिससे कि रशिया को मैं थोड़ा सा वीक शो कर सकूं। तो आपको क्या लगता है सर कि ये सारा का सारा, और जो ये दुनिया के शासक हैं, जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं, इनका किस तरीके से रोल है इस सारे गेम के अंदर? आपको क्या लगता है? मैं इस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी सर राय। एक्चुअली जो कुछ हो रहा है ना वो सारा इल्यूजन है। जो दिख रहा है वो नहीं है। उसके पीछे का गेम कुछ और है। तो इसके लिए फिर राइट। से मैं आपको डॉक्टर विलास जगदाले को कोट करूंगा क्योंकि वो पर्सन ऐसा है उसके पास जानकारी बहुत है और उसकी जानकारी एक्यूरेट भी होती है। उसके उसको सारे प्लान्स का जो भी उसके सोर्सेज है बंदे के मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनको और मैं खुद भी अभी भी फॉलो करता हूँ। बस पता नहीं मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अपनी बात को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनकी बातें सुन के मेरे को मतलब फील होता है कि ये सही है और उनकी सारी बातें सही भी निकली हैं। लेकिन क्या है कि जैसे आप और मैं भी जानते हैं कि डिवाइन की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो राइट। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 700 करोड़ लोगों को खत्म करना है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था फिल्टरेशन चल रही है। अब क्या था कि उनका ये जो अमृत प्याले वाला वो था ये कोविड वाला ये उनका बीच में ही गुब्बारा फट गया है। अभी वो इसे आगे नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि अभी लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए
और ये पब्लिक डोमेन में इतनी आ गई हैं, और उसके बाद जिस तरह से यूहान वगैरह ने जो केसेस वगैरह, इंडिया की बात कर रहा हूँ, विदेशों में और तरह से प्रोटेस्ट हो रही है, तो वो बैकफुट में आ चुके हैं। यदि हम बात विलास जगदाले की माने कि 27 दिसंबर को जो एलिट्स की मीटिंग हुई थी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ, और उन्होंने मेन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को इस पे मरकरी पे भेज दिया है, और अब वो पावर ट्रांसफर के मोड में आ गए, ये उन्होंने मुझे बताई थी। लेकिन मेरा अपना जो टेलीपैथिक डाउनलोड आया वो ये आया था कि पहली बात तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इनएविटेबल है, इसे आप नकार नहीं सकते, ये होकर ही रहेगा, क्योंकि दिस वाज डिजाइन्ड लाइक, क्योंकि ये कुछ भी नेगेटिव के लिए नहीं है, ये पॉजिटिव के लिए है। लेकिन एलीट्स का जो डार्क फोर्सेस का जो एजेंडा है वो उस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं इसको कि पावर उनके हाथ से ना जाए। लेकिन ईटीज जो है वो बहुत ज्यादा चालाक है, वो इनके बाप है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। वो एजेंडे ये चलाते अपने हिसाब से हैं, फिर वो बीच में इंटरवीन करके वो एजेंडा को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। तो बात आपने यूक्रेन की करी, तो उस पहले मैं उसका जवाब दे दूं कि यूक्रेन में जो जगदाले जी ने बोला है, और मैं उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि वो बहुत पहले से कह रहे हैं कि ये सारा गेम जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स का है। अब सोना चांदी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहने वाले हैं। यूरेनियम है, टाइटेनियम है, और भी बहुत सारे, लिथियम है, ऐसे मेटल्स का खेल है। उसमें यूक्रेन जो है लगभग अधिकतर चीजों में दूसरे और तीसरे नंबर पे आता है। तो और वो पॉइंट ऑफ व्यू भी है ही कि अगर अमेरिका ने उस पर डोरे इसीलिए डाले, नाटो में उसको शामिल शामिल इसलिए कराने के चक्कर में अमेरिका, कि वो रेयर अर्थ मेटल हमको मिल जाए। अमेरिका किसी पे वो विश्वास करने लायक कंट्री ही नहीं है, वो अपने फायदे के बिना तो किसी को एक बूंद पानी ना पिलाए अपने आप, वो ऐसा बंदा है। तो उसने यूक्रेन के, आपकी है आवाज ना, चलेगी सर। रशिया हाँ अभी आई। रशिया के बॉर्डर पे हम्म। नेटो के जरिए एक तरीके से वो अपनी आर्मी खड़ी कर देगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसके अगर पीछे, रशिया का और अमेरिका का युद्ध होता है तो रशिया को तो भेजना पड़ेगा, अमेरिका इतनी दूर जी मिसाइल वो वहां जी से भेज देगा 2 मिनट के अंदर। जी जी, वो गेम यही है। उसने पहले ये देखा है कि यूक्रेन इज वेरी हाई इन दिस रेयर अर्थ मेटल, वर्ल्ड में दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है उसमें, जितने रेयर अर्थ मेटल्स है उसके पास। तो पहला गेम मतलब पीछे तो ये चल रहा है। सेकेंडली उसने उस पर डोरे डाल के उसको सारी सैन्य सहायता वगैरह देखे नाटो में वो शामिल कराना चाह रहा है, ताकि उसका एक बेस बन जाए बिल्कुल रशिया के गढ़ में। रशिया ही है यूक्रेन, यूएसएसआर से ही अलग हुआ है, तो वो कोई अलग तो है हाँ नहीं। तो बिल्कुल भाई बिल्कुल। रशिया जैसा कंट्री, मैं इसमें बिल्कुल रशिया की साइड में हूँ, कि रशिया जैसा कंट्री क्यों चाहेगा कि कोई मेरे बिल्कुल सर पे आके बैठ जाए, वो भी अमेरिका बिल्कुल जैसा जो कट्टर दुश्मन है उसका, उनकी आपस में हमेशा से बिल्कुल चली है। और अमेरिका से कमतर कहीं भी नहीं है रशिया, टेक्नोलॉजी वाइज, हथियार वाइज, कैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। दो एस्पेक्ट हो गए। तीसरा एस्पेक्ट हो गया पॉपुलेशन कम करनी है, ठीक है। जो अमृत प्याले पिए हुए हैं लोग बागों ने, उसके कंसिक्वेंसेस जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन खाली इनसे नहीं हो सकती, क्योंकि अमृत प्यालों में भी 10 या 20% ही खराब थे, बाकी तो अधिकतर प्लेसिबो लगे हैं, नहीं तो हाहाकार मच गया होता। जिन लोगों को लगने के बाद कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बुखार भी नहीं आया, छींक भी नहीं आई, बस वो लगा के अपना घूम रहे हैं, तो उनको प्लासिबो लगे हैं, उनको समझो कि डिस्टिल वाटर ही चढ़े हैं। तो वो बंदे भी हैं कि लगभग जिन 80% लोगों को लग चुकी है, उनमें से कम भी 80% लोग ऐसे हैं जिनको प्लासिबो लगे हैं। तो अभी वो 80% वाला चंक है, उसमें कुछ तो प्रकृति मार रही है उनको, क्योंकि जो नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है उसकी वजह से जो भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही हैं, कुछ हार्प मार रहा है, कुछ वॉल्केनोज हैं, और प्लस जो बचेगा थोड़ा बहुत। अब ये युद्ध कहाँ तक जाएगा, डॉक्टर विलास तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ रशिया इस पे कब्जा कर लेगा और ये रुक जाएगा, और इधर चाइना फिर ताइवान पे आ जाएगा। वो एस्पेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, ये है रेयर अर्थ मेटल का चक्कर, क्योंकि टर्की नंबर 1 है, और टर्की ने रशिया को सपोर्ट कर लिया है। वो नाटो का सदस्य था पहले, लेकिन टर्की रशिया की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो टर्की यूएस के हाथ से निकल गया है।
अफगानिस्तान का भी यही खेल है कि उन वो भी रेयर अर्थ मेटल रखते हैं, लिथियम बहुत है उनके पास। आगे आने वाली वहाँ तो व्यवस्था। मेन अफगानिस्तान का तो मेरे हिसाब से तो ओपीएम सबसे बड़ा वर्ल्ड का एक्सपोर्टर है। ओपीएम ओपीएम क्या बहुत चीज? बड़ा गेम है इसका, ड्रग्स से रिलेटेड। ओपीएम सबसे ज्यादा उगती है वहां अच्छा, पे। हाँ हाँ, वो गांजा वगैरह, वो हशीश, अफीम जो है, अफीम। हाँ, वो जो हाई हाँ, क्लास का हाई ड्रग क्लास, होता है हाँ, जो, वो वो तो वहां से निकलता है। सर उसका कोई इतना लफड़ा ही नहीं है, लफड़ा है लिथियम का। वहां पे बिल गेट्स ने ऑलरेडी वहां की खाने खरीदने शुरू कर दिए, क्योंकि आने वाला सारा ट्रांसपोर्टेशन आपका बैटरी वाला होगा। ये बिल्कुल। इससे खत्म करेंगे, और वहां पे जैसा लिथियम है वैसा कहीं नहीं है। तो हम्म, अफगानिस्तान का भी टर्की ने सपोर्ट कर दिया रशिया को, और रशिया के पास यूक्रेन है। एक चीज तो ये है कि रशिया क्यों यूएस को वहां आने देगा, पावर में भी है, हम्म, उसके पास हथियार भी कोई कमी नहीं है। दूसरा है कि हम्म, यूक्रेन अगर उसके पास आ जाता है तो इधर टर्की उसके पास है, इधर यूक्रेन उसके पास है। हम्म, इस समय टर्की वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री है, देखा जाए तो उसमें 10 मीट्रिक टन सोने की खान मिली है, जिसमें 10 मीट्रिक टन सोना है। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है, लेकिन उसकी हालत खराब कर रखी है यूएस ने, उसकी करेंसी को खत्म कर दिया गया है बिल्कुल। लेकिन अभी रशिया की तरफ, अब ये सारी जानकारी मुझे विलास जगदाले जी से ही मिली। जैसे हम्म, रशिया अपना एक इंटरनेट तैयार कर रहा है नया, जो हम्म, नया ये पुराना इंटरनेट है जो इनका है, रेप्टिलियंस का है, ये अलग रहेगा। रशिया एक अपना हम्म, नया इंटरनेट बना रहा है। अब क्योंकि रशिया, चाइना, यूएस तीनों के साथ ये ईटी समझौते हुए हैं, एलियंस के समझौते हो रहे हैं, हुए भी हैं। हम्म, वहां पे डायरेक्ट इंटरवेंशन है एलियंस का, चाइना में भी, रशिया में भी, यूएस में भी। अब इनके हम्म, क्या समझौते हुए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो मेरा हम्म, अपना डाउनलोड है, जो मेरे को आया है, वो ये आया है कि पहली बात तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इनएबिटेबल है, इसको आप हटा ही नहीं सकते हो। ये अच्छे के लिए आ रहा है, बुरे के लिए नहीं आ रहा है। इसको जो टारगेट इनको दिया गया था, ये सन 1980-90 के आसपास से टारगेट देना शुरू कर दिया था, भैया अब हमें लोगों के सामने लाओ, हमें लोगों के सामने लाओ। ये नहीं ला रहे थे। और बराक ओबामा भी, जैसा विलास जगदाले कहते हैं कि बराक ओबामा चाहते थे कि ये हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप भी चाहता था, लेकिन सीआईए बार हम्म, बार कहती रही नहीं नहीं अभी रुक जाओ, अभी लोग तैयार नहीं है, वो डर जाएंगे, ये है वो है। अब स्थिति ऐसी आ गई कि उन्होंने कहा भाई तुम तो अब आने ही नहीं दे रहे हो, और टाइम अर्थ हम्म, का 5D में मूव होने का हो चुका है। मेरे हिसाब से तो हम्म, जनवरी फरवरी से मूव होनी शुरू हो गई होगी 5D में अर्थ, क्योंकि 4D हम्म, एसेंशन इसका कंप्लीट हो चुका है। अब वो कह रहे टाइम हम्म, आ गया, तुम कब करोगे? तो अब तक ये था कि ईटीज का समझौता जो गैलेक्टिक अलायंस का ये था कि वो डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये उन्होंने हम्म, चेंज कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि अब समय आ चुका है, और जो इन रेप्टिलियंस ने, डार्क फोर्सेस ने जिस हिसाब से डिजाइन कर दिया है इस पूरी अर्थ को, इतना वो फाल्स एजेंडे और ये इतना, जिसे माया कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं, वो इतना फैला दिया है कि भाई इसे अब हम टाइम नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, उनको भी जो हम्म, ऊपर गॉड ने, क्रिएटर ने जो उनको टाइमलाइन दी है वो ब्रीच करने वाली है। तो अब उन्होंने हम्म, फैसला किया है कि अब वो डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे, अब वो सीधे हम्म, आएंगे, और सीधे हम्म, आकर के खुद इंटरवीन करेंगे। अब सब यही चलेगा। मेरा हम्म, अंदाजा है कि या तो 2023 के फर्स्ट क्वार्टर से अगर हो गया, हम्म, नहीं तो 26 के फर्स्ट क्वार्टर, इस बीच में कहीं पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। हम्म, 2022 का लास्ट बताएगा कि क्या खेल है, अभी 23 से शुरू होगा या 25 तक हम्म, रुकना पड़ेगा। तो वो लोग डायरेक्ट इंटरवेंशन में आ रहे हैं, और वो खुद से अब जो एक्चुअली विलास जगदाले के पास प्लान है कि ये एलीट लोग क्या करने वाले हैं। जैसे हम्म, अभी डिजिटल करेंसी आएगी, उसके बाद वो कह रहे हैं सोशल क्रेडिट स्कोर आएगा, पर मुझे लगता नहीं है कि वो उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, हम्म। क्योंकि डिजिटल करेंसी तो वो ले आएंगे, क्योंकि फिएट करेंसी जब तक नहीं बंद होगी, ये कागज का नोट जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करना पड़ेगा ना उसके लिए तो। सब कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर समझो आप, मैं आपसे, आप ही हो मान लो वर्ल्ड के लीडर, मैं एलियन हूं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ठीक है भाई ये फिएट करेंसी खत्म करो, क्योंकि सबसे ज्यादा हम्म, भ्रष्टाचार फिएट करेंसी से है, कागज के नोटों से है, इसी में डुप्लीकेसी हम्म, वगैरह भी हो रही है, आप खत्म करो। आप अगर वर्ल्ड हम्म, के लीडर हो और आप सब गवर्नमेंट से कहते हो कि भाई फिएट करेंसी खत्म करो, सब बंदों से कहते हो कि भैया अपनी चेंज कर लो डिजिटल में,
आप समझिए कितने साल लगेंगे। कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, कोई कहीं चला ऐसे नहीं जाएगा, होगा। और दुनिया भर का हल्ला मच जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। उससे बेटर तरीका ये है ग्रेट रीसेट। सब कुछ ठप कर दो और बोलो भैया आज के बाद ये करेंसी नहीं चलेगी, अब ये डिजिटल है। तो जितना तुम्हारे बैंक के अकाउंटों में पड़ा हुआ था वो हमने ट्रांसफर मार दिया है, अब बाकी जो तुम्हारे पास कैश पड़ा हुआ खत्म। या जो 10 20 50 हजार का या कोई ऐसी लिमिट दे देंगे कि भाई इतना आप अपने अकाउंट में डाल लो, उसको हम डिजिटल में चेंज कर देंगे, कुछ ना कुछ इस तरह, मतलब बिल्कुल बिल्कुल एकदम कट करके करना पड़ेगा। तो ये हम्म। डिजिटल रिसेट भी जो होगा, जो ग्रेट रिसेट भी होगा, वो आपके फायदे के लिए ही हो रहा है मेरे हिसाब से। मे बी अरे आई सर, एम रॉन्ग। बैंकिंग सिस्टम ही, जो बैंकिंग को हमारा अभी करंट का जो बैंकिंग सिस्टम है वही हाँ, फ्रॉड है सबसे बड़ा। अरे वो जब तक बैंक, उसको अबॉलिश नहीं किया जाएगा तब तक हाँ कुछ नहीं हो सकता। वही जो रवि कोहाड़ है किसकी है, वो बैंकों का माया जाल, अगर आप वो पढ़े हाँ, तो उसमें समझ में उसको आ समझो जाएगा। आप तो वो बिल्कुल हाँ फ्रॉड। अरे क्योंकि कोई भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स को समझने वाला इंसान है हाँ ना, वो आराम से समझ बिल्कुल, के कह सकता है जब कि ये तक बैंक जो है ये तो सबसे बड़ा बस फ्रॉड है। जब तक बैंक रहेंगे तब तक आप चैन से जी ही नहीं सकते हो। क्योंकि हम्म। बैंक ने 1 रुपया छाप के बाजार में दे दिया, और उसको इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट का पैसा उसने कभी छापा ही नहीं था, तो इंटरेस्ट बनेगा कहाँ से? दैट पूरा ही मीन्स, नहीं हो पाएगा ना पैसा। हाँ आज की डेट में जितना पैसा छपा नहीं था यूएस का डॉलर, जितना नहीं छपा था उससे ज्यादा उन्होंने बांट रखा है, उससे ज्यादा वो ले रहा है उनको इंटरेस्ट। अब सोचो वो आएगा हम्म। कहाँ से? तो बैंकों को तो कलेप्स ही करना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम खत्म बैंकिंग होगा। की जो व्यवस्था है वो हर किसी के लिए नहीं है। हाँ, नहीं दूसरी बात है ये ना? भी है ना, दूसरी बात ये भी है, अगर आप इस बैंकिंग सिस्टम को कलेप्स नहीं करोगे तो चीजें सही होंगी कैसे? बिल्कुल हालांकि नहीं होंगी। हालांकि जो पुराने जो है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आना चाहिए, जो लोग इसके खिलाफ हैं वो ये कह रहे हैं हमारे बैंक खत्म कर देगा। अरे भाई ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये खत्म हो जाए अच्छा है। एक बार कष्ट हम्म। होगा तो वो लोग उस तरीके से चल रहे हैं, और वो इन डार्क फोर्सेस को ऐसे बता के चल रहे हैं, देखो इससे लोग परेशान होंगे क्योंकि उनको मजा आता है, जैसे कोई राक्षस हो, उसको ना हम्म। साला खून देखने में मजा आता है, उसको लोग काटने में मजा, वो वैसे जैसे भूख भी ना हो, जैसे कोबरा होता है, कोबरा को भूख हम्म। भी ना होती वो तब भी डस लेता है, क्योंकि उसको जरा भी छेड़ोगे वो डसेगा, उसका वो फंक्शन है। ऐसी इनका है, इनको मजा आता है कि लोग परेशान रहे। जैसे हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इनको मजा आता है लोग लाइनों में खड़े रहे। तो वो वही काम करते हैं, तो वो उनको ऐसा ही बता रहे हैं कि देखो इससे तुम्हें मजा आ जाएगा, देखो लोग लाइनों में खड़े लेंगे, परेशान हो जाएंगे, भूख भई से मर जाएंगे, वो खुश हो जाते हैं, बहुत बढ़िया काम करा रहे हो आप। उनको पता नहीं है वो अंदर ही अंदर अपना एजेंडा चला रहे हैं। अब जैसे उन्होंने ये अमृत प्याले वाला सिस्टम, अब आप देखो कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं हो रहा जितना शुरू में हो रहा था, अब इसकी इंटेंसिटी लग कम तो होने लिए लगी। सर, 80% पॉपुलेशन को कवर हाँ कर चुके हैं, तो अब उनका, क्या प्रेशर देंगे? वही मैं कह रहा हूँ ना, उनका टारगेट पूरा हो गया। जब मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं मान रहे थे, मैं बता रहा था उनको, समझा रहा था तो एक दिन मेरे को ऐसी आया इंटरेस्ट, ये सालों को सबको लगवाने दे, जब ये लगवा लेंगे तो तेरे में प्रेशर कम आएगा, अगर तू सबको बचाएगा तो तेरे में प्रेशर ज्यादा है कि तू लगवा। तो मैंने फिर कहना ही छोड़ दिया था लोगों से। तो एक तो ये बात हुई, दूसरा जो ये सोशल क्रेडिट स्कोर है, इनका प्रोग्राम तो है लेकिन मेरे को डाउट है कि ये शायद ना कर पाए उसको। उससे पहले जो विलास कह रहे हैं कि अभी चाइना ताइवान पे हमला करेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया यूएस इंडिया मिलकर के चाइना की तरफ हमला कर देंगे, फिर एलियन का हो जाएगा, फिर ये एलियन से फाइट करेंगे, वो ब्लू बीम प्रोजेक्ट होने के बाद एलियन का आना दिखा दिया जाएगा, ठीक है। हम्म। वो लेकिन मेरे पास एक डाउनलोड और है कि एक ना एक कर्फ्यू लगेगा जिसमें आप लोगों को 7 8 दिन या शायद 2 हफ्ते के लिए घर से बिल्कुल बाहर निकलने की मनाही होगी। हम्म। उस बीच में जो होगा वो एलियंस की और इन डार्क फोर्सेस के बीच में जंग होगी, डायरेक्ट। हम्म। और उसमें अगर आपको घर से बाहर आने के लिए मना किया है तो प्लीज मत आइएगा। मे बी आई एम रॉन्ग, ये मैं अपनी जो हम्म। मेरे को डाउनलोड आई है इसीलिए मैं आपसे हम्म। बात करना चाहता था, क्योंकि आपके साथ मैं जब बात करता हूँ तो आपके चाहने वाले इतने हैं कि वो वीडियो हम्म। ज्यादा देखा जाता है, और हमारा पर्पस ये है कि लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचे। तो जो मुझे हम्म। मैसेज आया है अंदर से, जिसे कहते हैं टेलीपैथिक मैसेज है, वो ये कह रहे हम्म। हैं कि उसमें ना निकले आप बाहर, उसको फॉलो करें, क्योंकि अगर उसमें आप निकलेंगे तो डार्क हम्म। फोर्सेस मिल गई तो वो भी उड़ा देंगे आपको, और अगर हम्म। एलियंस मिल गए आपको वो भी उड़ा देंगे, मर जाओगे आप। उसमें अंदर हम्म। बैठे रहो,
और इसको अगर आप कुरान से देखें तो कुरान में एक जगह है याजूज माजूज की जंग, वहां एक आता है कयामत से पहले याजूज माजूज की जंग होगी। 1 मिनट जरा, एक और कॉल ले लेता हूँ, 1 सेकंड, जरा थोड़ा अर्जेंट है। तो याजूज माजूज की जंग कुरान में है, वो ये बोला गया है क्योंकि मोहम्मद साहब को जो विजन आया था, उन्होंने देखे थे पोर्टल्स खुलते हुए, दीवारों में से लोग निकलते हुए, और अजीब अजीब तरह के लोग। तो उन्होंने उन लोगों को नाम दिया था याजूज माजूज। वो बोले कि एक प्रजाति है जो एक दीवार के पीछे है, और वो रोज दीवार, उन्होंने वो अपने मन से शायद बनाया होगा कि वो रोज दीवार खोदती है, और वो अल्लाह रात को फिर बना देता है जब वो थक के चले जाते हैं। लेकिन उनको, क्योंकि आज समझो आज से 600-700 साल पहले आपको पोर्टल्स दिखाई देते तो आप क्या करते कि एक दीवार में पोर्टल बन रहा है, उसमें से निकल रहा है। तो वो जो एवेंजर्स एंड गेम में आपने देखा है, वो वाला हाल शायद होगा कि अलग वो अलग, जो सारी टीम निकल के हाँ आती है वो राउंड वो बना हाँ, देते हैं। वो गैलेक्टिक अलायंस के लोग आएंगे और आके इन सब सालों को मारेंगे बुरी तरह से। वो 7-8 दिन आपको नहीं निकलना है घर से बाहर। उसके बाद एकदम से तख्ता पलट होगा क्योंकि डार्क फोर्सेस खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद ये सारा कुछ चालू होगा खेल आपका, मतलब फिर पॉजिटिव में आप चले जाओगे वहां से। तो मेरा अपना जो, मेरे को जो मैसेज आया है, जो साधना में मेरे को टेलीपैथिक मैसेज ये आया है कि डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप पे काम करते रहो, साधना बराबर करते रहो, अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाओ 5D में जाने के लिए, क्योंकि 5D में ऐसे ही नहीं जाओगे आप, उसमें आपको, 1 मिनट होल्ड करना। तो ये मेरा मैसेज था। इसमें हालांकि एक मैसेज और भी था, लेकिन वो मेरे को चैनल मैसेज है, उसका मैं पता नहीं मेरे को विश्वास हो, मतलब ना मैं उसे नकार पा रहा हूँ ना मैं उसे पचा पा रहा हूँ। उसमें कुछ ऐसा है कि कुछ लोग जो सिलेक्ट होंगे उनको प्लेडियंस के शिप में किसी और प्लेनेट पे ले जाया जाएगा, फिर यहाँ अर्थ पे पूरा रिसेट वाला माहौल चलेगा, और फिर जब सब कुछ हो चुका होगा तो वहां पे ऑलरेडी पहले से कुछ लोग हैं जो शायद 1990 के आसपास यहाँ से गए थे, और आप लोग जो यहाँ से जाएंगे फिर वो लोग मिक्स होकर के दोबारा अर्थ पे लाए जाएंगे और बोलेंगे कि भाई अब तुम बस्ती बसाओ, क्योंकि सतयुग, देखो आपको ये तो पता ही है कि जब युग साइकिल बदलता है तो रीसेट तो होता ही है, और ये हर कुछ साल बाद होता ही है। जो हमारे यहाँ युग साइकिल जो हमारे वेदों में लिखे हुए हैं उसके, और वो बिल्कुल एक्यूरेट है। पहले मैं भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बाइबल पढ़ी तो उसमें से कुछ देखा, फिर कुरान पढ़ी तो उसमें से कुछ देखा, फिर जब बाद में जाके मैंने ये उपनिषद और ये सब पुराण और ये काफी चीजें इनको पढ़ा मैंने, आदि गुरु शंकराचार्य को, उसमें पूरा ये सहज योग और इसका कुंडलिनी का सिस्टम समझा। फिर मैंने देखा कि यार असली ट्रूनेस यही है। अब जैसे विलास जी को लगता है कि जो ये अनु और इंकी जो थे, अनुनाकीज जो थे, वही गॉड है, क्योंकि रेप्टिलियंस ने ऐसे ही प्रमाण पेश किए हुए हैं। पहले मैं भी भटक गया था उसमें, तो मैंने एक हिस्ट्री ऑफ अवर क्रिएशन करके 3-4 सीरीज बनाई थी, फिर मैंने वो हटा दी, फिर मैंने लोगों से माफी मांगी, उसमें गलत था एक्चुअली। जो अनु और इंकी हैं, जो अनुनाकीज हैं, वही मेन नेगेटिव बंदे हैं। उन्होंने ही, उन्हीं की रेस है ये, जो ये महारानी एलिजाबेथ वगैरह है, ये सारी उन्हीं की रेस है, ये जितने एलिट्स है सब उन्हीं की रेस है। क्योंकि और एक वो छिपकली वाले रेप्टिलियंस, क्योंकि जो नागाज हैं वो तो सॉवरेन बींग्स हैं, वो अच्छे लोग हैं, क्योंकि नागाज का हमारे उसमें बहुत उल्लेख है। आपने शिव के मेंशन ऊपर जो नाग देखा है, हमेशा मंदिरों में देखते हैं, तांबे वाला, वासुकी। वासुकी, वासुकी, वो है उधर। शेषनाग विष्णु वाला है, प्लस फिर वो है तक्षक है। तो ये तो नीचे नागलोक में है। नागलोक वाले तो हमारे हमेशा से अच्छे लोग हैं, वो मतलब गुड वाइब्रेशंस के लोग हैं, और वो हमें पसंद करते हैं और हमारे साथ ही रहते हैं। अभी वो भी आया कि अर्थ की क्रस्ट के 600 मीटर नीचे एक और दुनिया है। अर्थ इज हॉलो, आप उसकी जिल्द पे रहते हो, चमड़ी पे रहते हो, उसके अंदर एक और अर्थ
अर्थंस शायद बोलते हैं उनको या कुछ बोलते हैं, वो वहां पे एक और दुनिया भी है। तो ये तो अलग अलग लोग होंगे ना। हाँ हाँ, वही वो लोक वाला सिस्टम, अब मैं उसी में पढ़ रहा हूँ भाई। वेद मंगा लिए हैं, तो महाभारत की पूरी सर एक सीरीज। चीज बताओ, जैसे एक जी। चीज बताओ, एक तरीके से जो भी हमारे देवता हैं उनको हम एलियंस बोलेंगे अपनी आज की लैंग्वेज के हिसाब से, उनको एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल बोलेंगे, वो राइट? है ही एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स, अब आप समझो ना, तो कोई जैसे शिवलोक। महाभारत के अंदर, हम्म महाभारत के जो 5 मेन हीरो थे, पांडु हम्म थे, हम्म थे, हम्म। तो वो एक तरीके से एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स की संतान थे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। तो अब ये वाली जो आपकी बात है ना, मेरे को पता नहीं कि यहाँ से हमें कहीं और लेके जाएंगे फिर दोबारा नहीं लेके नहीं, आएंगे, मैंने बट खुद। उस टाइम पे भी तो देखो ऐसा ही था ना कि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स की संतान जो थी वो यहाँ पे थी, यहाँ पे ही सब कुछ हुआ, मैंने यहीं रहते हुए नहीं, सारा का सारा गेम हुआ। मैं तो वही मुझे आपको अभी बता रहा भी हूँ ये कि लगता है कि हमें ही मैंने यहीं पे वो होगा, सब सुना, कुछ होगा। मैंने वो सुना है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मुझे भी विश्वास नहीं आ रहा है। तो मैं तो इस वीडियो को भी जो लोग देख रहे हैं, मैं सभी से कहता हूँ भाई, जो तुम्हें हमारी बातों में जो अच्छा लगे उसे मान लेना, जिसके लिए दिल से आवाज करे कि ये वाली बात इन्होंने ठीक कही, क्योंकि हर बात हर कोई सही नहीं कहता है। ऐसी जब मैं विलास जगदाले जी को सुनता हूँ, तो जितनी बात मुझे अच्छी लगती है वो मैं पकड़ लेता हूँ, बाकी मैं छोड़ देता हूँ, और उसके लिए मैं कोई रिग्रेट भी नहीं करता हूँ कि वो गलत बता रहे हैं। क्यों कहूँ भाई, हो सकता है वो किसी और के लिए अच्छी हो, तो जिससे जो नॉलेज बिल्कुल। मिले हमें ले लेनी चाहिए। और मैं उनका हम्म। शुक्रगुजार हूँ भाई साहब, उन्हीं की वजह से मेरी पूरी फैमिली और मैं अवेकन हुआ, और मैं जागा हूँ, और हम इस विषपान से बच गए हैं। और मैंने हम्म। अपने अभी तो ससुराल वालों को भी रोक रखा है कैसे भी करके, लड़ झगड़ के। हालांकि मेरा साड़ू हम्म। वगैरह ने लगा ली है, और मेरी साली भी बची हुई है, लेकिन मैं हम्म। मतलब उन्हीं की वजह से, क्योंकि तब तो हमें कुछ भी नहीं पता था। जब हमने उनको सुनना हम्म। शुरू किया, जब उनका चैनल था, और उनके लगभग हफ्ते में दो तीन, एक या दो आते थे 40-45 मिनट के वीडियोस, लेकिन बड़ा डर लगता था तब सुन के, लेकिन अब नहीं लगता। तो अब तो मुझे लगता है, अब तो वो भी कहते हैं कि हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तो जाना है, हम्म। क्योंकि बहुत आप उनको अच्छा। भी इनवाइट करिए ना सर, एक वीडियो उनके साथ भी आपको करनी चाहिए। सर मुझे करनी तो चाहिए उनके साथ, पर पता है ना उनका थोड़ा सा, हालांकि वो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन थोड़ा सा वो ना, उनका कुछ एटीट्यूड से मुझे खुद से डर लगता है कि ये मतलब मैं अगर उनकी किसी बात को कॉन्फ्लिक्ट करने लगूं कभी, तो वो एकदम भड़क जाए या कुछ। मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा इंटरव्यू मैंने भी किया था उनके हाँ, साथ, आपने मेरे किया को था। जहां पर लगते थे मैं तो डायरेक्ट बोलता था, हाँ, और आपने उन्होंने किया। मतलब ठीक से रिस्पॉन्स किया। चलो, तो मेरा मन ऐसा है कि मैं कोशिश करूं कि अगर आप भी समय दे पाओ उस समय पे, और मैं उनसे कुछ बात करूं, और अगर वो एग्री हो तो हम तीनों करते हैं बैठ के, तो एक और मजा आएगा। तो और कोशिश करेंगे इसी तरह से जूम करने का, ताकि बीच में इंटरवेंशन ना हो किसी और की। वो जो, क्योंकि लाइव में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनको। उनको सुनने में बिल्कुल मुझे बिल्कुल। मजा आता है, जब वो बोलते रहते हैं ना धारा प्रवाह, तो मुझे मजा आता है उनको सुनने में। फिर उनको जब वो पूल बोल रहे हैं, फिर उनके साथ बात करो, अपनी बात करो। चलो, मैं एक बार उनसे कांटेक्ट करता हूँ, कांटेक्ट में तो मैं उनसे बहुत पहले से हूँ, क्योंकि अब वो बात कर रहे हैं ध्यान की। अब वो कह रहे हैं मेडिटेशन करो। पिछली हाँ दिसंबर पिछले हाँ, दिसंबर, हाँ बिल्कुल, वो अब ध्यान की बात कर रहे हैं। हाँ, दिसंबर 2020 में जब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड से लगे थे मुझे, तो एक बार मैंने उनको फोन किया था कि सर आप इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो, आपको ना ध्यान करना चाहिए, आपको मेडिटेट करना चाहिए, और आप यकीन मानिए कुंडलिनी राइज होगी तो आप बहुत अच्छा फील करोगे। तब उन्होंने इस टॉपिक पे कुछ बोला नहीं, और बोले नहीं मैं नहीं करता हूँ अभी, ये है वो है। तो मुझे लगता है उन्होंने अभी शुरू किया है, क्योंकि डिवाइन ने हर चीज, हर बंदे को नया काम, अपना अपना काम सौंपा हुआ है। तो वो भी डिवाइन का ही वर्क था कि वो हल्ला मचा मचा के सबको जगा रहे थे। और उस समय की वीडियोस अगर आपको ध्यान हो और अब की वीडियोस देखो, तो टोटली डिफरेंट मिलेंगी। उस समय डिफरेंट, तो, बिल्कुल। अब वो अब वो कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, उस समय उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब वो कह रहे हैं कि हाँ, मैंने नाउ विल। ही हैज एक्सेप्टेड एवरीथिंग कि हाँ हाँ दिस हाँ इज गोइंग इन द गुड हाँ, डायरेक्शन। अब उन्होंने विलिंगली, अब वो कह रहे हैं कि मैंने विलिंगली नहीं किया। मे बी इट इज राइट और रॉन्ग, मैं तो उस पर कोई नहीं वो कर पाऊंगा, क्योंकि इस बारे में कहना भी उचित नहीं है। हमें क्या पता कि वो क्या कर रहे हैं। और जो मेरी इंट्यूशन है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि वो आप झूठ बोल रहे हैं, जब झूठ बोल रहे हैं, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने तब भी अच्छा ही काम किया था।
क्योंकि Right. भाई बिना डरे तो आदमी कुछ नहीं करने वाला है, नहीं तो टेकन एज ग्रांटेड, हाँ ठीक है जैसे सबके साथ होगा। बहुत से लोगों को मैंने बोला, मेरे रिश्तेदारों को, उन्होंने, अरे जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ होता है, ठीक है मरो सालो तुम मरो जब तुम्हें देखना ही नहीं है। तो कम से कम मैं गारंटी बताता हूँ कि विलास जगदाले जी की वीडियो सुन सुन के मुझे नहीं लगता कि कम से कम 50 करोड़ लोग तो कम से कम जाग गए होंगे, इतना मेरा अंदाजा, मे भी ज्यादा गए, जाग गए इतनी तो होंगे। रीच ही नहीं होने दी ना सर, बात ये है। नहीं नहीं नहीं, बहुत सी इतना चीजें तो ऐसे फैली हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने फिर 5-10 लोगों से कह दिया, अब मैंने अपने अड़ोस पड़ोस में सबको बताया, 2 बंदों ने माना, 2 फैमिली ऐसी है जो इससे भी बची हुई है, तीसरी मेरी फैमिली है मेरे आसपास में, और एक चौथी फैमिली है वो मुसलमान है, तो मैंने उनको समझा दिया कि इसमें जो है वो सुअर वुगर का वो है, तो वो उस हिसाब से मान गए। पांचवी फैमिली एक और मुसलमान है, वो शुरू से ये कहते थे कि भाई मुझे कुछ करवाना ही नहीं है, मुझे कुछ घुसवाना ही नहीं है अपने अंदर, वो बोले मैंने आज तक कोई कोई दवाई नहीं ली है, तो वो उस हिसाब से स्पिरिचुअल उसमें बचे हुए। तो ये 5-6 फैमिली है हम आसपास जो बचे हुए हैं बीच से, बाकी सब ठुकवा ठुकवा के बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को एक सवाल है सर, मैंने जी। विलास जी का भी कॉल आया था मेरे को, तो मैंने उनसे हम्म, बात की, मैंने उनसे ही पूछा मैं सर, अभी क्या जो ये मानते हैं कि ये mRNA टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, बहुत जल्दी हम्म, बनाया है, टेस्टिंग हम्म, नहीं हुई है, 11 महीनों के अंदर पास कर हम्म, दिया, तो हम्म, देयर आर चांसेस कि इनके अंदर कुछ झोल है। बट जो सर इससे पहले के आ रहे हैं, जैसे बच्चा जन्म लेता है, बच्चे का जन्म लेते हम्म, ही 10 टिकट हो देते हैं, पता नहीं किस हाँ किस चीज के। हाँ हाँ तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या है, बोलते ये भी गलत है। हाँ, टीका तो कोई भी हो, कोई भी हो, वो आपको फायदा तो नहीं दे रहा है, ये आपको कभी फायदा नहीं देता है, लेकिन वो इतने गलत नहीं है। और ये अगर आपको लगता है कि ये जल्दबाजी में बनाया, नहीं, इसके ये तो 10-15 साल से तैयार था उनके पास, ये टेक्नोलॉजी पहले से थी, उनको पता था उन्हें क्या करना है। ये किसी भी हाल में इस बीमारी के लिए तो नहीं बना था, इसका खेल था आपका गॉडजिन खत्म करना, और इसका खेल था आपको बीमार करके कैसे भी खत्म करना। तो ये इसी के लिए बना था, और ये पूरा ट्रायल टेस्टेड उनके पास बहुत समय से तैयार था। क्योंकि अभी आप नेक्स्ट पेंडेमिक क्या देखने वाले हो, टीबी का और एड्स का, जो हार्ट इसी से, अटैक। हार्ट अटैक तो बहुत इजी चीज है इसके लिए, उसमें तो आदमी चट गया पट गया खत्म। खेल जब शुरू होगा जब आपको एड्स होगी इससे। और जैसे वो कहते हैं कि भाई जिसने ले लिया वो बस ये रिवर्सेबल नहीं है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मैं गारंटी से कहता हूँ अभी भी कि ये रिवर्सेबल है, लेकिन है, इसके बिल्कुल। लिए केवल कुंडलिनी काम कर सकती है। क्योंकि जब आप कुंडलिनी में हाँ, साधना में होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी एंड द हाँ राइजिंग ऑफ नहीं, द जब आप स्पिरिचुअल साधना में एनर्जी। होते हैं, कुंडलिनी आपकी बढ़ती है, जिस जिस चक्रा पे आप जाते हैं तो आपके डीएनए में चेंज होता है। एक तो जो बिल्कुल। स्ट्रैंड्स आपके बंद हैं वो खुलते हैं, प्लस आपकी बॉडी में चेंज होने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी कार्बन से सिलिकॉन क्रिस्टल में चेंज होने, अभी आपकी बॉडी कार्बन से बनी है, आपके ब्लड हम्म में देखोगे तो पार्ट कार्बन का ज्यादा है, हर चीज में हम्म कार्बन है। धीरे धीरे इसमें से कार्बन निकलने लगेगा और इसमें सिलिकॉन लाइक क्रिस्टल बनने लगेंगे, उसी को लाइट बॉडी बोलते हैं। हम्म और हम्म। आपकी जो सांस लेने की रफ्तार है, धीरे धीरे जब आप उसमें जाते हैं सविकल्प समाधि में, तो आप कम हो पूरे जाती है। पूरे मिनट में मैक्सिमम 3 सांस लेंगे आप, पूरे मिनट में। और अगर आप मैं मतलब ये चीज खुद भी करता हूँ और अपने आसपास के दोस्तों को भी बोलता हूँ हम्म, कि नॉर्मली हम 10 से 12 सांस लेते हैं 1 मिनट हम्म, के अंदर। हम्म, हम सिर्फ सांस के प्रति कॉन्शियस हो जाए ना, और अगर 1 मिनट में हमारे 3 से 4 सांस आए, तो वो इंटेलिजेंस लेवल हमारा इतना बढ़ जाएगा, इतनी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। और वो जो डीएनए आप बोल रहे हो कि हम्म, हमारा 2 स्ट्रैंड का डीएनए जनरली आज के दिन ह्यूमंस का हाँ है, हाँ श्री राम का 12 स्टैंड का था, श्री कृष्ण हाँ, का 16 स्टैंड का था। तो हम्म, ये डीएनए ऐसे जब बढ़ने लगता है ना, तो आपके जो हिडन पोटेंशियल है, जो हिडन हम्म, पावर्स हैं, वो आपके सामने आने लगती हैं, वो खुलने लगती हैं, हम्म। और आप फिर सुपर ह्यूमन बनने की तरफ जाने लगते हैं। हाँ, तो उसमें क्या है कि ये कुंडलिनी आपके डीएनए को ऑल्टर करती रहती है उसमें, क्योंकि अगर आपका डीएनए ऑल्टर नहीं हुआ तो आप 3 सांस में जिंदा नहीं रह पाओगे। होगा क्या, बिल्कुल। वो आपके ब्लड में से कार्बन सेल्स घटाती रहती है, और आपका ब्लड वेरी एनरिच विद ऑक्सीजन कर देती है। तो उसमें क्या, 3 सांस में भी आपको उतनी ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाती है जितनी आपके शरीर को चलाने के लिए जरूरी है। राइट। और तो जो चीज में वो एमआरएनए वाली कैंची जिसके अंदर पहले से ही है कुंडलिनी में, जब वो अपने हिसाब से काट छाट करती है, तो अगर किसी और ने काट छाट कर दी है
तो वो उसे रिपेयर भी कर सकती है। और बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत पहले से चाहता था कि मेरे ग्रुप में कोई ऐसा आ जाए, हमारा जो साधना वाला ग्रुप है, कोई ऐसा आ जाए हम्म, जिसने ये लिया हुआ हो दोनों डोज, और हम देखें। तो किस्मत से एक हम्म, मैडम हमारे साथ आ गई, और उन्होंने हम्म, खुद हमें बताया कि मैंने दोनों लिए हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने, वो पहले से साधना करनी थी क्योंकि वो स्टार चाइल्ड है। तो हम्म, अब वो मेरे साथ आई हैं ग्रुप में, तो हम उनको अपने हिसाब से अब साधना करा रहे हैं। पहले भी साधना करती थी। तो वो कह रहे हैं कि हम्म, अनुराग जी मेरा डिटॉक्स हुआ है पूरा, और आई एम फुल्ली आउट ऑफ इट नाउ। मेरे को पता है, क्योंकि अब उन्हें ना तो कोई प्रॉब्लम है, ना किसी तरह की कोई तकलीफ है, ना उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वो एंटायरली सही हो, और उन्होंने कहा मेरी बॉडी ने मुझको बताया कि अभी सब ठीक हो गया है, लेकिन आगे मेरे हम्म, को अब नहीं लेना है कुछ भी। तो और मैं शुरू से ही कहता हूँ। अब उस बात पे जैसे वो कहते थे नहीं नहीं ये होनी, वो प्रैक्टिकली बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एज ए डॉक्टर ही इज वेरी मच राइट कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन जो कुंडलिनी है वो कर सकती वो है। इन सब के पार है, हाँ, वो नॉन क्योंकि फिजिकल डोमेन में चली गई हाँ ना सर। वो स्पिरिचुअल डोमेन की बात है कि वो हो सकता है। और मैं बिल्कुल इस हो सकता इस वीडियो के माध्यम से ये भी मैं संदेश देना चाह रहा हूँ लोगों को, जो लोग डर रहे हैं कि अब कैसे होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, अगर तुम ढंग से तरीके से साधना कर सकते हो। लेकिन अब के बाद तुम्हारा मेन उद्देश्य, आपकी लाइफ की पहली प्रायोरिटी साधना होनी चाहिए। आपको दोनों टाइम बिल्कुल। की साधना अगर आप बराबर कर रहे हैं, जिसको जरूरत हो आप मेरे को मेल करो। मेल आईडी मेरी हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहती है, मेल करो। अब जो मेरा पुराना ग्रुप था जो मैंने छोड़ दिया, उसमें एक बंदा सौरभ है, जो अब उसको इंट्यूशन हुई है कि मुझे लोगों को बताना है ये, अब मैं उस लेवल पे हूँ। सुमित्रिया। सुमित्र नहीं, सुमित्र तो छोड़ गया था बहुत पहले ही। एक ओके। सौरभ करके वो तो पुराने सब निकल गए थे, उसमें 10-11 बंदे ही बचे थे, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था ग्रुप को कि भाई यहाँ ओके। रहना है तो साधना करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट नहीं है यहाँ पे, तो तो उसमें। सर ये तो क्लियर है, आज के टाइम में जो योगिक प्रैक्टिसेस साधना नहीं करेगा ना, हाँ ही विल नॉट बी एबल टू सरवाइव द हाँ, फ्यूचर। अच्छा आपके लिए भी एक क्वेश्चन आया था, 2-3 लोगों ने पूछा था कि आप आशीष जी से ये पूछेगा कि क्या वो साधना करते हैं। और मैं रेगुलर साधना करता हूँ, मैं सुबह उठ के योग करता हूँ, शाम को योग करता हूँ, और हाँ, मेरी क्रियाएं हैं अलग अलग, मैं वो क्रिया करता हूँ। ठीक हम्म है। और हम्म इसी चीज को बाकियों को सिखाने के लिए मैंने एक प्रोग्राम भी रखा है, प्लान किया है कि हम आगे जाके हम्म। कुछ प्रोग्राम करेंगे, फिजिकली लोगों को बुलाएंगे और उनको इनिशिएट करेंगे, भाई ये करना है और हर रोज करना है। अच्छा आप मैं तो जैसे, लिटरली बोलता हूँ, मेडिटेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता सर। हाँ कल मेरी सौरभ से ही बात हो रही थी, तो सौरभ मुझसे पूछ रहे थे कि आशीष जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं भाई मैं कैसे कह सकता हूँ, पर मेरी आगे कोई बात होगी तो मैं पूछ लूंगा। बोले आप उन्हें क्यों नहीं गाइड करते। अब मैंने कहा भाई चक्कर ये है कि आशीष जी के साथ ये है कि उनके गुरु हैं सदगुरु, और सदगुरु मेरा हमारा एक गुरु नहीं है सर, जो मेरा भी है। कोई एक और गुरु मैंने कहा नहीं मैं है सर। मैं सदगुरु के अगेंस्ट हूँ पूरी तरह से, तो भाई मैं उस टॉपिक पे उनसे बात ही नहीं करता हूँ। मेरे तो बहुत सारे गुरु हैं सर, हाँ, मैं जहां से तो जिससे ज्ञान मिल सकता है वहां से ज्ञान निकाल के उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किस तरह से करते हो साधना, मे बी किसी और को वो चीज पसंद आ जाए, या वो मैं बता उसका देता वो। हूँ सर, मैं बता हाँ देता हूँ, मेरा 1.5 घंटा सुबह का फिक्स है, 1.5 घंटा शाम का फिक्स है। ठीक है। मैं इनिश स्टार्टिंग के अंदर शुरुआत करता हूँ हल्की फुल्की वार्म अप एक्सरसाइजेस से, जो योगिक एक्सरसाइजेस ही हैं। उसके बाद सर मैं 7 से 8 साइकिल सूर्य नमस्कार के करता हूँ। हम्म उसके बाद मैं 12 से 15 पोज हम्म हम्म योगिक आसन लगाता हूँ, जो 4 पोजीशंस में होते हैं, खड़े होके, बैठ के, ऐसे हम्म लेट के और ऐसे लेट के, 12 हम्म पोज वो लगाता हूँ। उसके बाद में 30 मिनट की प्राणायाम क्रिया हम्म। है एक, जिसको करता हूँ, और उसके बाद कौन 15 मिनट ध्यान। कौन सा प्राणायाम अगर बता सके तो। प्राणायाम अलग अलग है सर, मैं स्टार्ट करता हूँ आपका कपालभाति के साथ, ठीक हम्म है, जिसके अंदर मेरा ये सेंट्रल ट्रैक हम्म। क्लियर हो जाता है। हाँ। उसके बाद सर जो मेरी ईदा पिंगला है उसको क्लियर करता हूँ नाड़ी शोधन से, ठीक है, ये वाला। हम्म उसके बाद सर जो ब्रीदिंग होती है, 3 टाइप की ब्रीदिंग करता हूँ स्टार्टिंग में, नॉर्मल, इसको भस्त्रिका बोलते हैं, भस्त्रिका। नॉर्मल स्पीड, उसके बाद थोड़ी और स्पीड बढ़ा के, उसके बाद हम्म बिल्कुल ज्यादा स्पीड बढ़ा के। हम्म ये 3 अलग अलग वेरिएशन इसका हो गया सर। हम्म उसके बाद आपका शीतली शीतकारी अगर आपको करना है, ये अलग हम्म। अलग रखता हूँ मतलब। ठीक तो ठीक। जो जितने भी 6 टाइप के 7 टाइप के प्राणायाम बताए हम्म हुए हैं अष्टांग योग के अंदर, उनको हम्म करता हूँ। उसके हम्म बाद सर 19 बार मेरी ओम चैंटिंग होती है, हम्म। ठीक है, और उसके बाद मेरा फिर ध्यान होता है। तो मेरा अच्छा ये है कि फिक्स ये करना ही करना है। जी, अब जैसे जो आपका ध्यान होता है, तो मैं पूछूंगा आपसे, ध्यान करते समय आपको वाइब्रेशंस फील होती है बॉडी में, कहाँ कहाँ होती हैं, किस बिल्कुल। किस तरह से होती हैं, कहाँ कहाँ हुई हैं। वाइब्रेशंस तो मेरे को सर, वाइब्रेशंस तो मेरे को पिछले 5 साल से फील हो रही हैं।
कहाँ मतलब होती जब है? मेरी बैकबोन सबसे में पहले सर थोड़ी है। मैं बताता हूँ मेरा स्टार्ट कैसे हुआ था। हम्म। मेरा सिटिंग जॉब थी, बैठा रहता था, तो हम्म। मेरा जो लोअर बॉडी पार्ट है वो सुन हो जाता था। हम्म। मतलब ये समझो कि नीचे का जो रूट चक्रा के आसपास का एरिया है हाँ वो सुन हो वो, गया है। हाँ ठीक बात है। तो मेरे को लगने लगा यार ये अजीब सा मेरे साथ क्या हो रहा है। हम्म। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं धीरे धीरे अपने आप ही प्रकृति ने मेरे को ध्यान वहां से स्टार्ट करवाया। जब वहां से ध्यान हुआ तो वहां से नॉट्स खुले, एक तरीके से टिंकलिंग खुली, टिंकलिंग खुल के ऊपर गई एनर्जी। ठीक है, वो रीढ़ की हड्डी में जाती है। हाँ, रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही आपको सेंसेशंस फील होती हैं। तो हम्म। धीरे 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 आके सारा ये समझो मैं ध्यान की गहराइयों में जाते गया। मेरे को कब अपने नेवल वाले पार्ट पे सेंसेशंस फील हो रही है, फिर टाइम आया जब मेरा हार्ट चक्र पे सेंसेशंस फील्स हुई, और इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर छोड़ देते हो तो वो तो एनर्जी वापस नीचे जाएगी, नीचे फील हाँ। होती वही एक्चुअली बहुत लोगों को ये लगता है कि आपका हार्ट चक्र तक आ गई, अब आप फिट हो गए। लेकिन भाई इसका प्रैक्टिस आपने छोड़ा और ये गई वापस। है। लगातार करते हाँ। रहोगे तब ये फील होगी, आज यहाँ है, आज यहाँ हाँ। हो रही है, आज यहाँ हाँ। हो रही है, अब यहाँ हो रही है, अब हम्म। मेरे को सब कुछ यहाँ होता है। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो जो यहाँ तक पहुंचने का टाइम था, नीचे से हम्म। लेके यहाँ तक का टाइम था, उसमें सबसे ज्यादा फील भी होता था, इंटेंस हम्म। प्रोसेस था, हम्म। जल्दी हो। हम्म। लेकिन जो यहाँ से यहाँ का सफर है, हम्म। इसका टाइमलाइन नहीं समझ में आ रहा सर। एक और तो मेरे को लगता है कि मुझे नहीं आ रहा, तो इसका नहीं टाइमलाइन नहीं, का पता ही नहीं है कि हर इसका किसी के लिए डिफरेंट है ये। एक तो कंठ चक्र बहुत समय लेता है। कंठ से यहाँ तक आने में बहुत समय लेता है। उसके बाद जब हाँ ये कंठ के बाद ये खुल जाता है आज्ञा, आज्ञा के बाद फिर हाँ ब्रह्मरंध्र पे समय थोड़ा लगता है, क्योंकि ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद तो सब हाँ। कुछ है, सब कुछ बढ़िया ही है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को ऐसा भी फील होता है कि मैं एक कमल का फूल की तरह, एक मतलब ये मेरा ये जो हम्म। बैकबोन है ये स्टिक है, और ये जो है ये कमल की कलियां हैं, और वो कमल की कलियां भी एक एक करके ऐसे ऐसे करके हाँ वो आप, खुलना स्टार्ट हो रही इसका मतलब आप सहस्त्रार पहुंच गए हैं। क्योंकि जो आपका है क्रिया योग, क्रिया योग में क्या होता है, आप ईड़ा पिंगला के थ्रू जाते हैं ऊपर। मतलब आपकी बीच की चलती है, लेकिन शुरू होती है ईड़ा पिंगला से, तो उसमें आपको चक्र भी दिखाई देते हैं। आपको अलग अलग पंखुड़ियों के वो भी दिखाई देंगे जो चक्र होते हैं। लेकिन जो सहजयोग है, हमारा वाला जो तरीका है, सहजयोग में आप है। चक्रों के बीच में से जाते हैं। तो जैसे कि आप समझो ओके। कि एक एक बिल्डिंग को आप बाहर से देख रहे हो, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। हम्म ठीक है, जब आप उस हम्म। बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट में चल रहे हो तो अब आप बिल्डिंग नहीं देख सकते हो, बस आप टॉप राइट। फ्लोर तक पहुंच जाओगे। और यदि आप बाहर की हम्म सीढ़ी से पहुंचोगे तो आप बिल्डिंग देखते हुए जाओगे कि किस फ्लोर पे क्या है, कहाँ हम्म टेरेस है, कहाँ क्या है, कोई किसने क्या बना रखा। लेकिन अब इंटरनल आप लिफ्ट से जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आप तो सीधा लास्ट में खुल जाएंगे, बस जहां भी जाएंगे वो खुल जाएगी आप। राइट। तो ये सहज होगा। और इसमें जैसे आपने बताया भस्त्रिका वगैरह जितना भी है, ये इसमें ऑटोमेटिक होता हम्म है। जैसे हमारे जब हमने शुरू किया था तो मूल बंद लगने लगा, फिर उद्यान बंद लगा, फिर हमारी हम्म भस्त्रिका चलने लगी साधना में अपने आप, हम कुछ नहीं कर रहे थे। बस मैं तो सिर्फ इतना हम्म करता हूँ कि सुबह की साधना में अनुलोम विलोम और 300 कपाल भाती मार देता हूँ। तो उसमें क्या होता है, जो उदान वायु है वो आपकी हम्म सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगती है, और वो हम्म क्लियर कर देती है पाथ कुंडलनी का। कुंडलनी फिर एकदम से चढ़ती है ऊपर। उसके बाद हम हम्म कुछ नहीं करते हैं, हम सीधा बैठ जाते हैं और सब अपने आप होता है। मूल बंद, उद्यान बंद, भस्त्रिका सब हुआ हमारे साथ, लेकिन वो एक टाइम पीरियड के लिए हुआ और खत्म हो गया। अपने आप ही लगा, हम्म अपने आप लगना बंद हो गया। अब हम्म मैं भी, मेरे को अब पूरा कंप्लीट है कि मेरा आज्ञा चक्र खुल गया है। क्योंकि हम्म आज्ञा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। तो आज्ञा हम्म चक्र खुलते समय आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। जब आप हम्म कंठ चक्र से आज्ञा चक्र पे जाते हैं, आप बहुत कुछ पढ़ते हैं। नेचर आपको बहुत कुछ गाइड करती है पढ़ने के लिए। अपने आप आपके सामने वो हाँ। चीजें आती हैं कि अब ये हाँ। पढ़ना जरूरी है, अब ये अब जब पढ़ना जरूरी है। हाँ, अब जब मैं पहले वाले किताबें में, गिफ्ट कर देता है कोई ना कोई, अब या मैं, फिर आपके सामने वो लिंक्स आ हाँ जाते हैं कि हाँ ये हाँ पढ़ना ही हाँ, पढ़ना है तेरे को, अब तो पुराने, वो प्रकृति अपने आप करवाती है। हाँ पुराने ग्रुप में मैं जब बताता था लोगों को समझ में नहीं आता था। अब जैसे सौरभ का चल रहा है और वो कंठ से ऊपर जा रहा है, तो कल वो मेरे से बात कर रहा था कि अनुराग जी अब मेरे को जैसे महावतार बाबा जी का पढ़ने के लिए दिया गया, और मेरे को अब बहुत बहुत चीजें आती हैं पढ़ने के लिए। अभी मैंने एक किताब मंगाई है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ना। मैं भाई देख, अब तू ना मेरे को गिफ्ट कर दे जो तुझे मुझे पढ़वाना हो, क्योंकि मैं बहुत हम्म सारी किताबें मंगा चुका हूँ। मुझे नहीं पता हम्म मैं इनको कब तक पढ़ पाऊंगा, और मैं पढ़ ही रहा हूँ बराबर। राइट और राइट जैसे राइट। कीपर्स ऑफ द गार्डन जो है इसकी, डोलोरस कैनन की, वो तो बाइबल है हम्म आज के टाइम की। अगर कोई उसे पढ़ ले,
अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि शायद लोग उस लेवल तक ना पहुंचे हो, लेकिन मेरे को तो ऐसा समझो कि, और सबसे बात देखो प्रकृति की पढ़वाती कैसे है वो, मतलब वो मैं कुछ पढ़ता जा रहा हूँ, वो फिर बीच में 1-2 हफ्ते के लिए ब्लॉक करा देगी कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं। फिर मेरे को कोई इंट्यूशन आएगी अंदर से, कोई टेलीपैथिक मैसेज आएगा, फिर मैं एक दिन अचानक से वो किताब पढ़ने लगूंगा, और जो मेरे को मैसेज आया वो फिर मेरे को उस किताब में दिखता है। राइट। ठीक है, ये इसी तरीके से पढ़ाई गई है मेरे को, ये किताब मेरी कल ही खत्म हुई है, अब मैं दोबारा से तो मेरे सर थोड़े। देखो, प्रकृति का मतलब इस गेम का इंटरेस्टिंग पार्ट हमें यही लगता है कि भाई एवरीथिंग इज कनेक्टेड। वो आप आप कर पा रहे हो कि यार सच में यार, तो यही एड्रेनलिन हिट देता है। अब देखो ये यही चीज 11, हमें ड्राइव करती है कि मैं इस रास्ते पे चलते रहो। हाँ ये 11 उपनिषद की किताब है, इसमें मैंने सारे पढ़े, लेकिन मुझे 9वें नंबर पे जो श्वेता 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 श्वतोर श्वतरोपनिषद, मन की शुद्धि जो लिखा गया, ये नहीं पढ़ाया गया। अचानक से जब मैं उस लेवल पे पहुंचा तो मेरा मन करा कि आज ये पढ़ता हूँ। तो इसमें जो द्वितीय अध्याय है भाई साहब, टोटल योग है, सहज योग टोटल। कहाँ कौन सी आत्मा कहाँ रहता है, उसका साइज क्या होता है, टोटल सहज योग, कैसे योग करना चाहिए, सांसों की कैसे क्रिया होती है, सब कुछ है इसमें। और ये उपनिषद है, उपनिषद क्या है, वेदों के खंड है ये, वेदों में से ये छोटे छोटे खंड निकाले हुए हैं। तो देखो मतलब मैंने पूरी पढ़ डाली है, लेकिन यहाँ सर तक रुकी देखो ना, रुकी। ये वो चीज है जो बेसिकली वेदों के अंदर से ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के जो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने जी शिष्य को सिखाए। जी जी उपनिषद, जी। शिष्य गुरु के पास आके नीचे बैठेगा हाँ और हाँ। गुरु को बताएगा कि बेटा इस ये करना है। और मैं तो अब उपनिषद वो थे, तो अब इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, बच्चे मेरे पढ़ने लिखने लायक हो जाएं, मतलब ये अक्षर पढ़ने लगे, फिर थोड़ा सा इनको संस्कृत का ज्ञान कराऊंगा, और मैं इनको खुद से पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें, महाभारत, वाल्मीकि एक मिनट रामायण सर, एक मिनट, जी। कौन है? कौन है अभी? ठीक है, आता हूँ, 15 मिनट दे दो बस। हाँ हम 10 हाँ मिनट जी में सर। खत्म कर रहे हैं, 10 मिनट में ही खत्म कर रहे हैं, मुझे पता है आज आपके पास टाइम कम है, और मैंने आपसे स्पेशल बोला इस उसके लिए, क्योंकि लोग भी बहुत कह रहे थे कि वीडियोस डालिए। अब चक्कर ये है कि मैं सारा ज्ञान पेल चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं हाँ देने के लिए। अब तो यही है कि हाँ। भाई कोई क्वेश्चन आंसर करे तो बात में से बात निकले, बाकी तो कोई है नहीं। तो मैं तो बाकी राइट राइट। सबसे भी कह रहा हूँ, किसी को अगर ऐसा करना हो तो कर लीजिए, मुझसे जो निकलवा सको वो निकलवा लो, मैं अपनी तरफ से तो सब कुछ दे चुका। तो मेरा अब राइट। मन ये है कि इन बच्चों को संस्कृत पढ़वा के फिर मैं इनको खुद पढ़ाऊंगा, ये वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, पुराणे हैं, और भाई साहब इसको पढ़ाने के बाद ना दुनिया में किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है आपको, ये भी मैं आपको बता बिल्कुल दूं। प्योर बिल्कुल। ज्ञान है ये, प्योर ज्ञान, इसी को पढ़ाई कहते हैं। ये जो पढ़ रहे हो ना आप, ये तो गुलाम बनाने की टेक्निक होती है। और बिल्कुल भाई बिल्कुल। मैं इसमें खुद ये चाहता हूँ कि सर ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, कुछ गुरुकुल टाइप के, मॉडर्न गुरुकुल हमारे पास हमें बनाने की जरूरत है, जहाँ पे हम अपने बच्चों को वो चीज सिखा सकें जिसकी जरूरत है उन्हें, जी ना वे कि ये चीज जो कि वो किसी और के लिए काम करें सीख के। वेट करिए, अभी नया वर्ड ऑर्डर आने दीजिए, उसमें सब कुछ होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सब कुछ होगा। और इसीलिए शायद हम लोगों को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं क्या क्या पढ़वाया गया है, क्या क्या पढ़वाया जाता है। अभी आप समझिए कि मैंने ऋग्वेद खोला तो उसकी एक ऋचा मेरे को पढ़ने में बड़ी अटपटी सी लगी, तो मैंने उसका बस ये अच्छा था, उसमें हर जो संस्कृत का वर्ड है उसका अनुवाद अलग अलग लिखा हुआ है, कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब, तो उसने अपने हिसाब से जोड़ दिया, मुझे वो कुछ अजीब लगा। फिर मैंने कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से कुछ वर्ड्स के मीनिंग निकाल के मैंने उस ऋचा को उसका ट्रांसलेशन चेंज किया है, फिर मैंने अपने हाथ से लिखा है उसमें। और जब उसका मेरा वाला ट्रांसलेशन आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें तो कुछ है, ये जो इसने लिखा है इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो भेजना सर मुझे। अच्छा, मुझे एक चीज, मैं आपसे ना दो चीज जानना चाहूंगा जी जिसपे मैं चाहता हूँ कि आपको अगर नहीं पता है तो इस पे रिसर्च करिए। जी। एक तो है सर, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा बकवास होती है, तो बेवकूफ बनाने का ना ना झंझट ना है ना ये। ना ना सर, देखो देखो, एक सेकंड। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई अर्जुन के पास हम्म ऐसा क्या था जिसको ब्रह्मास्त्र बोलते थे, जो एक छोटा सा उसके पास था, जिसकी उसने मेरे हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा कर रखी थी, उसमें इतनी एनर्जी सोर्स डाल रखी थी दैट दैट ब्रह्मास्त्र वाज एबल, जो दिखने में दिख
अनविजिबल था, जब वो चाहता था तब विजिबल होता था, छोटे से तीर के आकार का था, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है एक प्लैनेट को उड़ाने जितनी। सर तो ये क्या है? वो तीर ये नहीं प्राण थे प्रतिष्ठा वो तीर नहीं थे, वो पूरे पूरे क्या था? आयुध थे बहुत बड़े बड़े, वो तीर नहीं थे। ये तो आप तो सर सोच वो लो। गांडीव के अंदर से कैसे चला देते फिर उनको? वही मैं आपको बता रहा हूँ, गांडीव भी धनुष, जिसको आप धनुष मानते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा जिसमें एक प्रत्यंचा चढ़ी होती है, वो धनुष नहीं था। संस्कृत के शब्दों को समझना पड़ेगा। अभी मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जब मैं महाभारत पढ़ूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको महाभारत का ही एक उदाहरण देता हूँ। द्वितीय खंड में 5वें पर्व में जब इंद्र से वो शिक्षा लेने के लिए जाता है अर्जुन, तो जब वो तपस्या वपस्या कर लेता है तो उसमें शिव के साथ एक उसका युद्ध होता है। उसके बाद फिर शिव उससे कहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। आखिर एट लास्ट मतलब इंद्र फिर उनको ले, उसको पशुपति अस्त्र दे देते हैं। नहीं नहीं, इंद्र उसको लेने के लिए भेजते हैं पहले, क्योंकि इंद्र लोक गया था वो सारी चीज सीखने के लिए, वहां वहां मिला है उसको सब। तो उनका एक सारथी होता था मातली, मातली वहां से रथ लेके आया था। ठीक है, अब मैंने वो पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें तो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ वो निकाल के। बस वो सामने मेरी किताब रखी है, मैं लेके आता हूँ, 1 सेकंड दे दीजिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली जब तक हम महाभारत वगैरह को कृष्ण को भगवान मान के पढ़ते रहेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जो इस जन्म में जिसने अरे मानव नहीं जन्म सर, लिया है, मैं देखो, मैं कृष्ण के जूतों में अपने आप को घुसा के जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है भाई उसने प्राण प्रतिष्ठा कर दी अपनी एक ऐसी डिवाइस के अंदर जिसको वो वो जहां अभी भेजना चाह देखो रहा है वो वहां जा रहा है, जो मैं करना चाह रहा है आपको वो कर रहा है, बता रहा है। ये द्वितीय खंड का द्विचत्वारिंशोध्याय, द्विचत्वारिंशो का मतलब हो गया शायद 24वां अध्याय। इसमें लिखा है इंद्रलोका भी गमन पर्व, अर्जुन का हिमालय से विदा होकर मातली के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान। इसके 7वां श्लोक है, पूरे में तो नहीं जाऊंगा। दशवाजी सहस्त्राणी हरिणाम वातर वातरन हसाम वहंती यम नेत्रमुषम दिव्यम मायामयम रथम। अब वो रथ भी कह रहा है, 10 वाजी सहस्त्राणी। अब इसका हिंदी में क्या लिखा है इन्होंने, वायु के समान वेगशाली 10,000 श्वेत पीत रंग वाले घोड़े नेत्रों में चकाचौंध पैदा करने वाले उस दिव्य माया में रथ को वहन करते हैं। और उससे जरा पहले एक मिनट, इसमें एक और है, हाँ, एक तीसरा इसका श्लोक है, नभो वितिमिरम कुर्वन् जलादान पाटयन्निव दिशय संपूरयन नादेर महामेघ मेघर वो मही। मतलब वह रथ आकाश को अंधकार शून्य मेघों की घटा को विदीर्ण और महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द से दिशाओं को परिपूर्ण सा कर रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा रथ हवा में उड़ता है? दूसरा, जब इसके बाद वो कहता है कि ये रथ, वो उनके पास एक तो मिनट, टेक्नोलॉजी वो वाली थी ना सुनो सुनो, जो। अरे रुको, जब वो 10,000 श्वेत पीत रंग वाले घोड़ों की बात कर रहा है, कौन से घोड़े उड़ते हैं और ऐसी घोड़े कौन से होते हैं जो मेघ की गर्जना कर सकते हैं? मेघ की गर्जना का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे जब भयंकर बिजली कड़कती, जब मेघ आपस में रगड़ खाते हैं। 1 मिनट बाद एक से, तो अब अब मैं इसको बताऊं, 10 वाजी, वाजी का मतलब हिंदी में होता है घोड़े, और यदि वाजी का आप संस्कृत में मतलब निकालो तो उसमें होता है पंख या बिजली, विद्युत। अब आप पहले, बस 1 सेकंड मारो, मेरे को 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में आ रहा हूँ बस। तो इसमें अगर मैं इस वाजी को घोड़े की जगह पंख कर दूं, अब आप सुनना इसका अर्थ फिर क्या निकलेगा। वायु के समान वेगशाली 10,000 श्वेत पीत वर्ण वाले पंखों से नेत्रों में चकाचौंध पैदा करने वाले उस दिव्य मायामय रथ को वहन करते थे। मतलब उसमें पंखे लगे हुए थे और वह रथ आकाश को अंधकार शून्य मेघ की घटा को विदीर्ण और महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द से दिशाओं। अब अगर उसमें पंख लग रहे हो या उसमें प्लाज्मा हो,
अगर हम इसे विद्युत की तरह लें तो ये प्लाज्मा बनेगा। या जैसे जब रॉकेट के पीछे से जो फ्लेम निकलती है, काइंड ऑफ स्पेसशिप, राउंड स्पेसशिप ये जो उड़ सकती थी। हाँ ये यूएफओ था। एक्चुअली रथ का हम मतलब सिर्फ यही समझते हैं एक चैरियट है जिसमें पहिए लगे हुए हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। रथ का एक बहुत वाइड अर्थ होता है। रथ इज वो ए, गाड़ी को ही रथ बोलते थे, जो चलने के हाँ लिए भी, मैं बता दौड़ने रहा के हूँ, लिए भी वही थी, मैं वो बता रहा रथ हूँ। था। आप अगर साइकिल पे चल रहे हैं, साइकिल भी रथ है, मोटरसाइकिल भी रथ है, गाड़ी भी रथ है, स्पेसशिप भी रथ है, रॉकेट भी रथ है। जो एक वाहन जिसमें आप कैरी हो सको, कैरी करके ले जा सके जो बिल्कुल आप, वो सब रथ की बिल्कुल श्रेणी में बिल्कुल आते हैं। तो ये यूएफओ था बिल्कुल। जिसे, लेकिन हमारे दिमाग में क्योंकि रथ है तो उसमें घोड़े जोड़ दिए हमने, उसमें बाजी का शब्द किया। अब इसे अगर हम गजबाजी खच्चर ऐसे लिखें हम्म तो गज माने हम्म हाथी, बाजी माने घोड़ा, और खच्चर माने गधा। अब हम्म गजबाजी खच्चर में तो बाजी इसमें बाजी सेट नहीं बैठ रहा। तो इन्हें ऐसे पढ़ना हम्म, पड़ेगा शास्त्रों को कि दिमाग लगा के बिल्कुल भाई इसका मतलब बिल्कुल क्या है। बिल्कुल। तो ये मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दिया कि तो वो मेरे को अब ये बताओ, जो जी। ब्रह्मास्त्र है आज के दिन में, इतनी बड़ी मिसाइल जो प्रेसिडेंट के पास या प्राइम मिनिस्टर के कहने पे चलती है, वो एक बंदा कैसे चला सकता है? ये इस चीज अरे पे वही गहन शोध करो कि वही मैं आपके पास बता कैसे आ सकती है वो चीज। वही मैं बता रहा हूँ। जैसे रथ एक यूएफओ था, ऐसे ही जो हम्म, धनुष है वो एक लॉन्चर था। अब समझिए इस बात को, ठीक है। धनुष इज ए हम्म लॉन्चर। अब हम्म समझो कि क्योंकि अर्जुन भी तो रथ लेके लड़ रहा था, तो क्या वो हम्म रथ वही था घोड़े में पहिए लगे हुए? हो सकता है वो भी एक यान हो, हम्म या हो सकता है वो एक, जिसे बख्तरबंद गाड़ी कहते हैं, उसके ऊपर साले लॉन्चर वॉन्चर फिट करे हुए हों। ऐसा भी तो हो सकता है। और अलग हम्म अलग तरह, जैसे मान लो हॉवित्जर तोप है तो उसका गोला किसी और रेंज तक जाता है, वो फोर्स का किसी और रेंज तक जाता है। तो जो गांडीव उसको मिला था तो वो वैसा अब आप समझो ना, जब शिव ने त्रिपुरासुर को मारा है, त्रिपुर का अंत किया है, क्योंकि त्रिपुर क्या थे, वो पुर जो होते थे वो अंतरिक्ष में उड़ने वाले मदरशिप्स होते थे। मदरशिप्स, जो मदरशिप्स होते थे उनको पुर बोलते थे। वो हम्म हमारे अर्थ के ऊपर उड़ते थे। उस समय इंटरगैलेक्टिक हमारा ट्रेवल होता था अर्थ से। ये जब जब युग बदलते हैं ये सब होता है। सतयुग वेरी हम्म हाई टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल युग होता है। कृष्ण का आना इसलिए बिल्कुल। था कि वो महाभारत कालीन सारी टेक्नोलॉजी को खत्म कराना चाहते थे, क्योंकि युग बदल रहा था। हम्म कृष्ण द्वापर में के हम्म शुरू में नहीं आए थे। कृष्ण आए थे संधि काल में, जब द्वापर खत्म हो रहा था, कलयुग आने वाला था। तो वो टेक्नोलॉजिकल बिल्कुल खत्म कर, बिल्कुल बिल्कुल, संधि काल तो में ही। अब जब आप उसको पढ़ें, जब शिव ने त्रिपुर का अंत किया है तो उन्होंने कहा सुमेरु पर्वत का धनुष किया। यानी कि वो इतना बिग हम्म लॉन्चर था कि वो सुमेरु पर्वत पे उन्होंने फिट किया होगा। वहां से उन्होंने अपने पशुपति अस्त्र हम्म को लॉन्च किया था, क्योंकि वही इतना तेज और एक्यूरेट था कि जिस पल में वो तीनों पुर एक साथ आते थे वो उसी पल में उनको उड़ा सकता था। लाइन में आएंगे। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, हम्म देखो जो, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो ब्रह्मा और शिव वरदान देते थे ना, वो तथास्तु होके नहीं होता था, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती थी। जब, हेलो, एक हाँ सेकंड। हाँ आप चल, तो जैसे जब किसी राक्षस ने तपस्या की, तो जब उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि भाई हम ऐसा चाहते हैं कि हमें कोई मार ना पाए, तो उन्होंने, वो वरदान का मतलब ये होता था, क्योंकि ब्रह्मा के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, विष्णु के पास एक अलग लेवल की टेक्नोलॉजी है, जो विष्णु लोक में है, शिव लोक में अलग लेवल की टेक्नोलॉजी है। तो जब ब्रह्मा के पास, जब उन्होंने वो वरदान दिया, वरदान का मतलब था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ। उन्होंने उनको बनाना सिखाया कि ऐसे मदरशिप बनते हैं, उसमें इस तरह से आपको खेल करना है। तो उनके आपस में एक मैग्नेटिक सेटअप बैठेगा, वो घूमते रहेंगे, और जब तक वो ऐसे घूमेंगे वो मारे नहीं जा सकते हैं। वो सिर्फ इतने समय बाद एक क्षण के लिए एक लाइन में आएंगे, अगर कोई उस समय उन तीनों को हिट कर दे तो वो मर जाए, वो खत्म हो जाएंगे, नहीं तो उन्हें कोई नहीं मार सकता। तो उनको लग गया कि यार ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो हमें तो अमर चीज मिल गई। वो फिर उन्होंने बनाया है, और फिर वो पूरा आए हैं। फिर जब उनके पास, ब्रह्मा जी के पास लोग पहुंचे थे, उन्होंने कहा भाई इसको मारने का तरीका तो मुझे पता है, लेकिन इसको हिट करने की टेक्नोलॉजी केवल शिव के पास है, आप वहां चले जाइए। क्योंकि हमें अपनी कहानियों को अलग तरीके से समझना पड़ेगा। अब युग वो आ गया है, क्योंकि सतयुग, इसीलिए हम जैसे, आप जैसे लोग उनको उस एंगल से सोच पा रहे हैं।
तो ये है कहानी। खैर आपको भी देर हो रही है, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, फिर किसी दिन आपको परेशान करूंगा दोबारा ऐसे ही। करेंगे आगे। हाँ क्योंकि इनको इनको मैंने इसीलिए देखो इतनी मोटी मोटी वाली मंगाई है महाभारत, पूरी 6 उसकी मंगाई है। बी आर चोपड़ा की महाभारत से आप नहीं कर सकते कुछ भी, ये पढ़नी पड़ेंगे राइट आपको। अगर आप राइट रामचरितमानस पढ़ते रहेंगे तो आपको राम में हमेशा ईश्वरी नजर आते रहेंगे। राम एक राइट राइट। आदमी थे, वो जन्म लिया था उन्होंने इस काया में, उनके 12 बिल्कुल स्टैंड बिल्कुल ओपन हमारे थे। आपके जैसे थे, बिल्कुल वो हमारे हाँ, आपके जैसे जन्म लिया था, लेकिन उनको वो अपनी उनको गुरु तपस्या से साधना से उस लेवल पे उनको पहुंचे। उनको गुरुदेव वशिष्ठ ने शिक्षा दी थी योग की। योग जो है ये योगा नहीं है, आसन, ये आसन वाला ये तो एक्सरसाइज है। योग आसन होता तो है, सिर्फ एक स्टेप है, उसके बाद हाँ, प्राणायाम है, उसके बाद ईश्वर ध्यान प्रत्याहार है, धारणा ईश्वर है, ध्यान है, अगर आप और गीता, समाधि है, समाधि जिसके अंदर आप अपने आप को हाँ, उसके साथ लिंक करके। गीता को जब पढ़ेंगे तो योग, उसमें कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के साथ मिलना ही योग है असली। उस बिल्कुल। योग की जब तो ये जो, शिक्षा उस योग की जब तो शिक्षा आप दी है, अष्टांग योग को जब उठाएंगे उसमें जी, थर्ड पार्ट आता है आसन, और उसी आसन को लोग समझने लगते हैं कि सब कुछ यही है। हाँ, वही मैं बता सेकंड रहा हूँ। पार्ट है समाधि, जिसके जो अंदर आप इंडिविजुअल डिवाइन के साथ मर्ज हो गया, दैट इज योग। जो गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी को सिखाया था, उसके ऊपर इतनी मोटी पुस्तक है, उसका नाम है योग वशिष्ठ। आप उसे पढ़िए। हम्म। उसके बाद ही तो उनका 12 कला का सेटिंग हुआ। राम कोई बहुत पैम्पर्ड वाले कोई राजकुमार नहीं थे। राम इतने पावरफुल थे, सिक्स पैक ही ऐप वाज थे उनके अंदर, इतने हैवी थे, एग्रेसिव, बहुत ज्यादा। बहुत एग्रेसिव और इतने ज्यादा बलशाली थे। आप सोचो ना, जिस आदमी का तीर इतनी दूरी तय करता हो, अगर आप अभी कैलकुलेट कर लें कि आपको कितने पाउंड की प्रत्यंचा चाहिए कि इतने किलोमीटर आपका तीर चला जाए, और जिसका निशाना कभी चुकता ही नहीं था, मेरे क्योंकि को तो एक चीज और लगती है सर, जो आज के दिन नॉर्मल आर्चरी है ना, वो उस हम्म, टाइप के आर्चर नहीं थे। वो गेयर्स लगे होते हैं, जैसे अगर उस गाड़ी को हाँ पीछे बहुत, खींचते हैं, अरे गाड़ी को, वो वो गाड़ी अपने आप आगे जाती है ना, जो बिल्कुल उस बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के वो गेयर्स लगे होते थे सर उनके। टेक्नोलॉजी बहुत हैवी थी, लेकिन फिर भी कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, बल तो लगाना पड़ेगा ना आपको, तभी तो तीर आगे बिल्कुल जाएगा ना। तो वो कितना बिल्कुल। हैवी होगा वो बंदा, कितना उसमें बल होगा कि वो, और कितनी तेज उसका फास्ट कितना होगा कि वो कितनी तेजी से तीर चलाता था। और उसकी एक खासियत थी, राम का तीर कभी अपना निशाना नहीं चूकता था। राइट। मतलब कि, तो गीता में कृष्ण ने कहा, ये जी क्षत्रियों में मुझको तुम देखते हो अर्जुन, तो मैं राम हूं। यानी कि कृष्ण ने भी राम की वो दी है उपमा, कि राम बिल्कुल को बिल्कुल। सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय माना उन्होंने, परशुराम से भी ऊपर माना। तो ये समझिए आप। तो चलिए, आज का बन तो और है कि आपसे और लंबी चर्चा होती, लेकिन आप भी फिर कभी मुझे, करेंगे सर, बिल्कुल। अभी टाइम की बिल्कुल, मुझे भी है, आपको भी। फिर ठीक आपको है। परेशान करूंगा किसी चलो। दिन। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल। प्रणाम। मैं समझता हूँ थैंक यू यही सर। बहुत कुछ लोगों को दे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक हाँ। यू वेरी मच। नमस्कार सर। ओके जी, नमस्कार। नमस्कार।